जय हिंद। मैं सुमित कुमार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से चल रहा सियासी उठापटक के बारे में, जो कि माननीय अजित पवार साहब ने जिस तरह से 40 से 42 विधायकों को एनडीए के पाले में कर दिया और सरकार से हाथ मिला लिया, और जिसमें से 9 विधायकों ने शपथ लिया मंत्री पद का, जिसमें से माननीय अजित पवार साहब ने डिप्टी सीएम पद का शपथ लिया। महाराष्ट्र में अब 2 मुख्यमंत्री हो गए। इसी के साथ एक तो देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरे सरकार में शामिल एनसीपी को तोड़ करके माननीय अजित पवार साहब। महाराष्ट्र में ये जो भी सियासी उठा पटक 2 दिनों से चल रहा है, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, कल ही नहीं हो गया। इसकी पटकथा बहुत पहले से ही लिखी जा चुकी है। ये सब कुछ सुनियोजित है। माननीय अजित पवार साहब शरद पवार के डिसीजन की वजह से एनसीपी नेतृत्व से लगातार नाराज चल रहे थे, जिनका खामियाजा आखिरकार उन्हें भुगतना पड़ा। और इससे पहले भी माननीय अजित पवार साहब 3 से 4 बार दिल्ली जाकर के जेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। राजनीतिक में कब क्या हो जाएगा, कब कौन किसके पाले में चल जाएगा, किसके तरफ से बोलने लगेगा, इसका अंदाजा यू कांट इमेजिन। क्योंकि शरद पवार ने भी कांग्रेस के साथ इसी तरह से बगावत किया था और सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में। आप उनके बारे में जाकर पढ़ना, सर्च करना कि 1978 से लेकर 1994 के बीच उन्होंने कितनी बार कांग्रेस छोड़ा, कितनी बार कांग्रेस ज्वाइन किया, कितनी बार कांग्रेस से बगावत किया। तो ये सब राजनीतिक में होते रहता है। क्या बिहार में बीजेपी के साथ नहीं हुआ? उद्धव ठाकरे ने खुद बीजेपी के साथ 25 साल से चले आ रहे लंबे गठबंधन को तोड़ करके अपने पिताजी बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मिट्टी में मिला करके कांग्रेस जैसी पार्टी से गठबंधन किया था, सीएम बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के राजनीति का किंग मेकर और चाणक्य माननीय शरद पवार साहब को क्यों कहा जाता है। तो मैं बता दूं, शरद पवार साहब लगातार लंबे समय से 63 साल से महाराष्ट्र की राजनीतिक में सक्रिय हैं। उन्हें बहुत ही लंबा अनुभव है महाराष्ट्र के राजनीति का, और वो 24 साल तक लगातार महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष पद का भार संभाल चुके हैं और कांग्रेस के साथ लंबे समय तक मिलकर गठबंधन में सरकार चला चुके हैं। जब एक दूसरे नेता के बीच खटपट चलती है, बात नहीं बनता है, तो शरद पवार बीच में आकर के मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देते, सॉर्ट आउट कर देते। तो इसलिए उन्हें विपक्ष का किंग मेकर और चाणक्य भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में जो 2 दिनों से सियासी उठापटक चल रहा है, अजित पवार ने इतनी बड़ी बगावत की एनसीपी शरद पवार के साथ। इससे पहले भी वो कर चुके हैं 2019 में, लेकिन ये जो 2019 में हुआ था वो सभी शरद पवार के कहने पर हुआ था, सुनियोजित हुआ था। तो इसमें किंग मेकर जैसा कोई बात नहीं। माननीय अजित पवार साहब ने फिर से बगावत कर दी और अजित पवार की गुगली में शरद पवार बोल्ड हो गए। और ये कैसा अचानक हुआ कि उनके डिसीजन की वजह से एनसीपी के परिवार में इतना बड़ा इंटेलिजेंसी फॉलोअर चल रहा है और शरद पवार उसे भाप भी नहीं पाए, और अजित पवार उनके नाक के नीचे से 42 विधायक खींच के एनडीए के पाले में ले गए और सरकार में शामिल हो गए, और 9 विधायकों को मंत्री पद का शपथ भी दिलवा दिया, बैठक भी कर लिया, और खुद उप मुख्यमंत्री भी बन गए फिर से महाराष्ट्र के। राजनीतिक में कब किस करवट बदल लेगा, कब कौन क्या कहेगा, किस तरफ चल जाएगा, ये कोई नहीं पता। सभी को सत्ता की लालच होती है, सब सत्ता की मलाई की तरफ ध्यान देते हैं। महाराष्ट्र में इतना बड़ा सियासी उठा पटक हो और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान ना आए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये हर चीज में इंटरप्ट करते हैं, विपक्ष के हर चीज में। उन्होंने कहा कि जो मंत्री कल तक जेल जाने वाले थे, भ्रष्ट थे, वो आज मंत्री बन गए। तो मैं बता दूं, जब वो सारे मंत्री आपके पाले में थे, विपक्ष में थे, तब जब सीबीआई और ईडी की रेड चलती थी, तब संजय राउत जैसे नेता बोलते थे, अरे इन्हें तो परेशान किया जा रहा है, ये सीबीआई ईडी, ये बीजेपी अपने एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, साजिश है। लेकिन आज वही जब एनडीए के पाले में आ गए, सरकार से हाथ मिला लिए, तब आप कह रहे हैं ये तो जेल जाने वाले थे, ये तो भ्रष्ट थे, ये घोटालाबाज थे। जब आप में हो तो सोना और इधर आ गए तो मिट्टी। यही होता है। देखो भाई, राजनीतिक में यही होता है। आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी बिहार में ओवैसी के 4 विधायक को अपने पाले में कर लिया। बीजेपी को जरूरत भी था, जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी मजबूत हो रही थी, जिस तरह उनका रोला चल रहा था एनसीपी का, तो बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन विपक्ष के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। प्रफुल्ल पटेल जैसे कार्यकारी अध्यक्ष भी अजित पवार के पाले में आ गए और सरकार से हाथ मिला चुके हैं। देखो, लास्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि कोई पार्टी जो है, उनका एक ही प्राथमिकता हो कि जनता के लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें। मुझे नहीं लगता वो कोई भी पार्टी एक भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। सभी पार्टी लूटती है, लेकिन कोई कम लूटता है, कोई ज्यादा लूटता है। मुझे लगता है ये बात सही भी है कि ईडी सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम करती है, लेकिन जहां भी छापेमारी होती है वो घोटालेबाज के घर में ही होती है, वो सही जगह होती है। इसका सत्ता उसी के हिसाब से प्रशासन काम करेगा। कांग्रेस के भी समय में मोदी से घंटों घंटों पूछताछ किया जाता था, दिल्ली बुला के जबरदस्ती ईडी सीबीआई के अधिकारियों पर प्रेशर डाल के देते सीबीआई और ईडी पर कि जबरदस्ती आप मोदी जी से पूछताछ करिए। तो ये भी आलम था। अभी की वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीतिक में जिस तरह से उलटफेर हुआ है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों दलदल की स्थिति में, उनकी पूरी राजनीतिक नैया डूब चुकी है।
और कांग्रेस बहुत बड़ी विपक्ष की पार्टी बन चुकी है महाराष्ट्र में। आजकल क्या है ना, कांग्रेस का नसीब बहुत अच्छा है, चारों तरफ से उनके लिए खुशी की खबर आ रही है। तो महाराष्ट्र में बस अंधा में कान राजा हो गए हैं। अजीत पवार साहब ने एनसीपी के चिन्ह और पार्टी पर अपना दाव लगा दिया है और प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा एनसीपी हमारी है, हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है। और क्यों ना बात माना जाए, क्योंकि जब कोई एक कार्यकारी अध्यक्ष ही उस बात पे सहमति जता देता है, जैसे कि प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता ने सहमति जता दी है, एनडीए सरकार के साथ जाने की मन बना लिए, तो निश्चय ही ये शरद पवार के लिए बहुत ही दलदल वाली स्थिति है महाराष्ट्र की राजनीतिक में। शरद पवार एक ही काम कर सकते हैं अब कि जनता के बीच जाए, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करे और इमोशनल इंटरेक्ट करे जनता से और बताने की कोशिश, मैसेज देने की कोशिश करे जनता के बीच कि हमारे साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, डकैती हुआ हमारी पार्टी में। बस यही कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल आपका क्या इससे लेना देना, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।